अब हम उन आइटम्स को कुछ आइटम्स को देखेंगे जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम्स हैं, यानी कि ये वो आइटम्स हैं जिनको यूएस गैप ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि आप इनको इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि आप इनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रीट करेंगे। ये कौन सा आइटम्स हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और अभी इन आइटम्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये सीखना भी हमारा फिलहाल स्कोप नहीं है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पार्ट 2 में सीख लेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है आप अभी सीख लें, हो सकता है कुछ चीजों का सिर्फ आप लोगों को नाम ही याद रखना मकसूद हो। तो बहरहाल इन आइटम्स को आप लोगों को चाहिए कि आप लोग याद रखें कि एग्जाम में अगर लेट सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू के अंदर कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में होगा, ये अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और उस सिनेरियो के अंदर इन आइटम्स में से 2-3 आइटम्स लिखे होते हैं और अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करने का कहा जाए कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फाइंड की जाए, या आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने का कहा जाए, तो आपको पता हो कि हमने कौन सा आइटम्स को ऐड करना है, कौन सा आइटम्स को ऐड नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स। ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा प्रोसेस होता है कि फॉरेन करेंसी को यूएस डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और आपको पता है कि फॉरेन करेंसी जो है बेसिकली जब कन्वर्ट होती है तो एक एक्सचेंज रेट बीच में शामिल होता है, उस एक्सचेंज रेट की वजह से कभी कभार हमें गेन हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो ये जो भी गेन और लॉस की एडजस्टमेंट्स होती हैं ट्रांसलेशन की वजह से, हम इनके गेन और लॉस को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रीट करते हैं। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज के अंदर आपके शेयर्स भी आ जाते हैं जिसको हम स्टॉक्स कहते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, subsequent decrease or increase in the fair value of available for sale debt securities previously written down as impaired। इसकी तफसील में ना जाएं, ठीक है, बस आप लोग याद रख लें कि भाई जो प्रीवियसली रिटर्न जो ऐसी हमारी अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज का क्या मतलब, हमारे बॉन्ड्स, हमारे डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स की भी कई टाइप्स होती हैं, बॉन्ड्स की भी कई टाइप्स होती हैं, सबऑर्डिनेटेड होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। पार्ट 2 में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ठीक है, तो जिनको हमने प्रीवियसली इम्पेयर कर दिया हुआ था, अगर उनकी फेयर वैल्यू में कोई सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज आती है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है गेन या लॉस होगा ना, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। उसके अलावा इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस ऑन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डेजिग्नेटेड एज एंड क्वालिफाई एज कैश फ्लो हेजेस। अब यहाँ पर आप लोग डेरिवेटिव सुन के परेशान हो गए होंगे, कैश फ्लो हेजेस सुन के परेशान हो गए होंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग पार्ट 2 में हेजेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ये बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। यहाँ पर हमारा इसका स्कोप नहीं है, इस वजह से हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। पार्ट 2 में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह, कि हमें सिर्फ इनके बारे में बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि अगर लेट सपोज आपको रिस्क मैनेजमेंट का कोई डिसीजन लेना हो तो आपको पता हो कि भाई मेरे पास हेजिंग की भी एक ऑप्शन हो सकती है, मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की भी जो है वो ऑप्शन हो सकती है। बेसिकली हेजिंग जो है, डेरिवेटिव जो है बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, the effective portion of gains and losses on foreign currency transactions that are designated as economic hedges of a net investment in a foreign entity। यहाँ पर फिर हेजिंग का जिक्र आ गया, लिहाजा इसके हवाले से परेशान ना हो, बस याद रखें कि हेजिंग हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की एडजस्टमेंट्स हो गई। इसी तरीके से ये जो हमारे अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो भी अप एंड डाउन की वैल्यू के अंदर, फेयर वैल्यू के अंदर जिनको हमने प्रीवियसली कंपेयर कर दिया हो, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ आती हैं, वो हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से गेन्स और लॉसेस एसोसिएटेड विद पेंशन और अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रायर सर्विस कॉस्ट और क्रेडिट्स एसोसिएटेड विद पेंशन और अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ट्रांजिशन एसेट्स और ऑब्लिगेशंस एसोसिएटेड विद पेंशन और अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ट्रांजिशन एसेट्स क्या होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक लीगल डेफिनेशन है और ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने सर्च करनी है कि ट्रांजिशन एसेट्स या ट्रांजिशन ऑब्लिगेशंस जो है वो किसे कहते हैं, और इसके ऊपर आप लोगों ने एक व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट जो है वो आप लोगों ने ग्रुप के ऊपर भेजना है हर स्टूडेंट ने। आप लोगों की नॉलेज भी इंशाल्लाह इसमें टेस्ट होगी और आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव होगी, जो कि मकसद है बेसिकली इस कोर्स का, कि प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आप लोग, हम लोगों ने साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी तवज्जो देनी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एसेट्स और ट्रांजिशन ऑब्लिगेशंस,
या आप लोग अपने पास नोट डाउन कर ले कि आप लोगों ने इसके ऊपर इस वीक में रिसर्च करके एक 3 से 4 मिनट का वॉइस नोट भेजना है, किसी भी लैंग्वेज में भेज सकते हैं जो कि उर्दू या इंग्लिश बेस्ड हो, और ये आप लोगों ने नॉलेज सबके साथ अपनी शेयर करनी है। अगर लेट सपोज कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम्स है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ भी ना करें, बनाएंगे ना, ठीक है, सरदर्दी खत्म हो गया, सही है। तो कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इफ लेट सपोज देयर आर नो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करते हैं। कल भी हमने इसके ऊपर कुछ बात की थी और आज फिर इसको बात करके इंशाल्लाह ताला हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको हम कंक्लूड करते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकायदा तौर पे अपनी अगली क्लास के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये स्टेटमेंट हमें ओनर्स इक्विटी की पोजीशन एज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और एज एट द एंड ऑफ द ईयर, इसके दरमियान जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी आएंगी, वो ये स्टेटमेंट हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। It reports the changes in each account in the stockholders equity section of the balance sheet and in total stockholders equity during the year. तो ये जो बैलेंस रिपोर्ट्स द चेंजेस इन ईच अकाउंट, यानी कि अकाउंट के अंदर हम बात करेंगे शेयर कैपिटल में जो चेंजेस आई, क्योंकि आपको पता है कि शेयर कैपिटल एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती है अपने जो पब्लिक को। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक होती है, उसके बाद तो सेकेंडरी ऑफरिंग होती है, टर्शरी ऑफरिंग होती है, ठीक है। और वैसे जितने शेयर्स एक बार कंपनी ने बेच दिए होते हैं, पब्लिक को ऑफर कर दिए होते हैं, तो उनकी तो सेल परचेज स्टॉक एक्सचेंज पे रेगुलरली चल ही रही होती है रोजाना के हिसाब से, यानी कि एक कंपनी के ओनर्स एक दिन में 20 मरतबा चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एडिशनल पेड इन कैपिटल ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आपकी बाकी इक्विटी की जो भी चीजें हैं, पोजीशंस हैं, वो तमाम की तमाम उसमें जो भी चेंजेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उनके बारे में बताती है। अच्छा, इट आल्सो रिकंसाइल्स द बिगिनिंग बैलेंस इन ईच अकाउंट विद द एंडिंग बैलेंस। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक फॉर्मेट है जो अभी आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इसमें आप देखें, जो टॉप है ना, उसके ऊपर कॉलम्स के अंदर बेसिकली इक्विटी के आइटम्स हैं लिखे हुए, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है? कॉमन स्टॉक बेसिकली ये आपकी कंपनी के स्टॉक्स ही होते हैं, यानी कि शेयर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें प्रेफरेंस का डिफरेंस होता है। जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है ना, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। उनके पास सारा रेसिडुअल प्रॉफिट जितना भी आता है कंपनी का, वो इनके पास ही होता है अगर आए। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं, ये भी इनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन और इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स वगैरह, ठीक है। और इनका जो डिविडेंड है वो भी फिक्स्ड होता है आमतौर पर, ठीक है। और डिविडेंड की दो टाइप्स होती हैं इसकी, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जब इंशाल्लाह मौका आएगा जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक बेसिकली दो स्टॉक्स की टाइप्स हैं कंपनी के। एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ रहा है, अक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आज ही हमने आइटम पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद टोटल का कॉलम आ रहा है। अब देखें, इसमें जो सबसे पहला कॉलम है जहां पर बैलेंस दिसंबर 31 ईयर 1 लिखा है, उसके अंदर सारा ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे नेट इनकम में प्रेफर्ड डिविडेंड्स पेड, कॉमन डिविडेंड्स, सारा इस कॉलम के अंदर जो है ना बेसिकली आपको एक कंपैरेटिव फिगर के अंदर, यानी कि ईयर 1 का भी सारा का सारा आपको उसने एक्टिविटी बता दी और ईयर 2 की भी सारी सारी एक्टिविटी बता दी, और हर कॉलम के अंदर जो भी चेंज आ रही है, अगर आ रही है, तो वो सारा का सारा स्टेटमेंट ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक हमने देखे 100 प्रेफर्ड शेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग थे, तो वो 100 ही रहे हैं दिसंबर 31 ईयर 3 तक, ठीक है। जबकि कॉमन स्टॉक को अगर हम देखें तो ईयर 1 के स्टार्ट में 1650 कॉमन शेयर्स इन इशुएंस थे, और उसके बाद फिर 20 कॉमन स्टॉक जो है दोबारा से इशू किए गए, और ईयर 1 के आखिर में जो टोटल बैलेंस इनका हो गया वो 1670 हो गया। उसके बाद ईयर 2 में दोबारा से इशू किए गए 15, और फिर ये 1685 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल चेंज इन कॉमन स्टॉक जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर रीडर्स को, यूजर्स को पता चल गया। एडिशनल पेड इन कैपिटल भी आप देख लें,
अच्छा, यहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जहां पर भी कॉमन स्टॉक इशू होगा वहां पर एडिशनल पेड इन कैपिटल में भी चेंज आनी चाहिए। ये इस वजह से है कि जैसे ही हमारा कॉमन स्टॉक इशू होगा तो जो कॉमन स्टॉक के अंदर जो भी आपको मूवमेंट नजर आ रही है वो हमेशा एट पार होती है, यानी कि एट पार वैल्यू ऑफ द शेयर। लेकिन जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है दैट इज यूजुअली मच डिफरेंट देन द पार वैल्यू, बिकॉज जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर की उसकी सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर एक रिस्क फ्री रेट शामिल होता है, उसके अंदर एक बीटा फैक्टर शामिल होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न शामिल होता है। तमाम की तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के, जब हम सीएमए पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल जब भी शेयर कैपिटल में इंक्रीज आएगी तो एडिशनल पेड इन कैपिटल भी इंक्रीज होगा, ये लाजमी सी बात है, ठीक है। तो वो आपने देखा कि उसके अंदर भी चेंज आई है। रिटेन अर्निंग्स के अंदर तो चेंज आनी ही है पूरे पीरियड के दौरान, और उसकी वजह ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि रिटेन अर्निंग्स बढ़ती है जब आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ता है। प्रॉफिट कहां पर आता है? रिटेन अर्निंग्स में जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। आपके जितने भी डिविडेंड्स पे किए जाते हैं वो आपकी रिटेन अर्निंग्स से पे किए जाते हैं, ठीक है। तो वो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कम करेंगे, तो सारी की सारी जो है वो प्लस माइनस के बाद जो आपकी फिगर आपके पास एज एट ईयर 3 31 दिसंबर को शो हो रही है, ये बेसिकली आपका बैलेंस है, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थी, ठीक है। हर स्टेटमेंट की तरह जनाब इसकी भी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को अलग से डिस्कस करने के बजाय बेहतर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल लिमिटेशंस को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि हर स्टेटमेंट की लिमिटेशन बताने के बाद मैं यही कहता हूँ कि ये असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है। तो जनाब अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी मेजरमेंट्स आर मेड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। Information supplied by financial reporting involves estimation, classification, summarization, judgment, and allocation. Financial statements primarily reflect transactions that have already occurred. Consequently, many aspects of them are based on historical cost. ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, हम कई बार अपनी डिस्कशन में वैसे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद लिमिटेशंस हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और वो यही है कि only transactions involving an entity being reported upon are reflected in that entity's financial reports. और दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। पहली वाली बात को देख लेते हैं कि only transactions involving an entity being reported upon are reflected in that entity's financial reports। तो ये तो खैर बात थोड़ी सी अजीब सी इसमें लिखी हुई है कि जिस कंपनी की रिपोर्ट की बात हो रही है उसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए ना। लेकिन जो बात ये समझाना चाह रहा है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स ने कंपैरिजन करना होता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी कंपनी का एनालिसिस अपनी कंपनी के साथ भी करना होता है, जिस तरह मैंने बताया कि इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, और अपनी कंपनी का एनालिसिस हमने वर्टिकली भी करना होता है विद अदर कंपनीज ऑफ द सेम साइज और ऑफ एनी साइज, ठीक है, इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स खोल के उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ता, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये चाह रहा था कि काश कोई ऐसा कभी यूएस गैप में जो है वो हो जाए कि भाई आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर जो है ना आपके सारे कंपेटिटर्स की भी रिपोर्ट जो है वो साथ आएगी। तो खैर ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिटेशन अगर आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ जिस एंटिटी की रिपोर्ट होती है उसी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो उसमें शामिल होते हैं। बहरहाल थोड़ी सी बात अब्सर्ड है, लेकिन एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है। फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि जो आने वाला कल आपको नजर आ रहा है। अगर लेट सपोज कोई ऐसा अचानक से कोई इशू दरपेश हो जाए, कोई ऐसी लाइबिलिटीज इनकर हो जाए, कोई ऐसा लॉस सिवियर किस्म का हो जाए कि आपको अपने कल की फिक्र पड़ जाए, लाले पड़ जाए कि यार पता नहीं कल को हमारा बिजनेस चलेगा भी कि नहीं, तो देन योर बिजनेस इज नो मोर अ गोइंग कंसर्न। तब जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अलग बेसिस के ऊपर बनती हैं जिनको हम एक्चुअल बेसिस बोलते हैं, और उसके अंदर हम फेयर वैल्यू के बजाय जो उसकी लिक्विडेशन वैल्यू होती है अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज वगैरह को, हम उसकी लिक्विडेशन वैल्यूज के ऊपर जो है वो शो करते हैं। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और इसके साथ जो है ये हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल के लेसन में और आज के लेसन में हमने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं,
कौन सी होती हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यानी कि इनके यूजेस क्या क्या हैं, और इनकी लिमिटेशंस जो है ये क्या क्या हैं। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा तौर से जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने वाले काम हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर हम चीज़ों को देखेंगे, हम मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी करेंगे और हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को बनाने का तरीका भी देखेंगे। और इस तरह से इंशाल्लाह ताला हम अपना सेक्शन ए जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट करेंगे।